रेल हड़ताल। रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस ने। जॉर्ज फर्नांडिस ने रेल हड़ताल का नेतृत्व किया था और इसका जो मेन मांग था, वो मांग अभी भी बरकरार रहती है, पहले भी था कि बोनस इसके बारे में डिटेल अधिक नहीं जाएंगे। जनरली होता क्या है कि कोई भी कंपनी में अगर कर्मचारी काम करते हैं तो उसके प्रोडक्टिविटी के अगेंस्ट में कुछ पैसे अलग से साल में तोहफे के रूप में दिए जाते हैं, उनको बोनस कहा जाता है। तो इन सब के अनियमितता और मांग को लेकर 1974 में आपके जॉर्ज फर्नांडिस ने रेल हड़ताल शुरू किया था। और रेल हड़ताल के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कही, ये सोची समझी रणनीति थी। सोची समझी रणनीति इसलिए बोला गया कि 1974 में जेपी आंदोलन शुरू हुई, देश पूरा महंगाई से त्रस्त था, सरकारें जो है अस्त व्यस्त थी। उस पीरियड में देखा गया कि अभी के समय के हिसाब से रोड नहीं थे उस टाइम। जो रोड की व्यवस्था, कम्युनिकेशन है, मेन व्यवस्था लंबी दूरी की व्यवस्था के लिए रेलवे ही पर्याप्त थी। हवाई जहाज की व्यवस्था आम जनों तक पहुँच में नहीं थी। तो इन्होंने, जो बड़े नेता थे, उनके दिमाग में आया कि अगर हम रेल ट्रांसपोर्ट को ठप कर दें तो सरकारी व्यवस्था है, ऐसे तो ठप कर नहीं सकते हैं। तो विश्वास में लेके रेल कर्मचारियों का हड़ताल किया गया, जिसमें अगुवाई की गई जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा। सोच ये था कि अगर हम रेल व्यवस्था को ठप करते हैं तो एक तो आवागमन ठप होगा, आम आदमी अस्त व्यस्त होंगे, और जो ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था है, माल ट्रांसपोर्ट करने का उस समय सबसे बड़ा मेन हिस्सा रेलवे को जाता था, वो मेन माल ट्रांसपोर्टेशन अस्त व्यस्त हो जाएंगी तो महंगाई और बढ़ेगा, यानी कि देश की स्थिति और भी बुरी होगी, सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा। परंतु उन्हें पता नहीं था कि सरकार मानने वाली नहीं है। बिना किसी डिसीजन का ये हड़ताल समाप्त करना पड़ा था, क्योंकि सरकार इस हड़ताल को अवैधानिक मानती थी कि आप नियम के अनुसार हड़ताल में नहीं गए हैं। और अंततः हुआ ये कि बिना किसी बातचीत के रेल हड़ताल को वापस लेना पड़ा था। कितने दिन बाद? शायद वो चला था 20 दिन, 20 दिन। 20 दिन हड़ताल चलने के बाद जब सरकार ने कोई बातें नहीं मानी तो उस रेल हड़ताल को वापस ले लिया गया था। परंतु उसके नेता के रूप में उभर के आए थे हमारे जॉर्ज फर्नांडिस। अब जो मेन चीज़ें आती है, तो इन सबों के साथ में ये जो आपातकाल वाली जो सबसे बड़ी चीज़ है इमरजेंसी, उसके आने का रीजन क्या रहा? यहाँ पे न्यायालय का बहुत बड़ा रोल आ गया। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट एक डिसीजन नहीं देती तो मे बी ये कंडीशन आने वाले चांसेस नहीं थे। बहुत सारे सिचुएशन था, उनमें सरकार ने कटौती करना शुरू कर दिया। जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार था, नीति निर्देशक सिद्धांत था, इन सबों में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को भी मानना, मतलब सरकार अपनी चलानी शुरू कर दी थी, बात मानना बंद कर दिया था। इन सबों की स्थिति में एक चीज़ और हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में उस समय चीफ जस्टिस को बनाना था। तो जनरली नियम ये होती है कि वहाँ पे एक पद्धति है कि जो सीनियर जज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है उन्हें बनाया जाए। बट सरकार ने उन नियम की अनदेखी करके जो उनके करीबी थे, कौन था? A.N. रे, यही था ना, A.N. रे, इनको चीफ जस्टिस बना दिया गया था। जबकि उस समय आपके J.M. सैलेट, K.S. हेगड़े, A.N. ग्रोवर, ये लोग उनसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे। तो ये सरकार की इस सब कार्यों से न्यायालय भी आपका विरुद्ध हो गया था इंदिरा गांधी सरकार की। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था। जज कौन थे? जगमोहन लाल सिन्हा। उसमें इंदिरा गांधी के जो चुनाव पद्धति थी, जो चुन के वो सांसद आए थे जीत के, उनको एक चुनौती दिया गया था किसी के द्वारा। कौन थे वो? राजनारायण। इन्होंने एक PIL दाखिल किया था कि इंदिरा गांधी का जो है जो चुनाव लड़ने का तरीका है उसमें सरकारी तंत्र का बहुत मात्रा में दुरुपयोग किया गया। सरकारी तंत्र का मतलब कि सरकार उनकी थी, कर्मचारी इलेक्शन कराने वाले, और उनके फेवर में डिसीजन देकर आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सरकार में इंदिरा गांधी के सांसदी पर सवाल उठाए और कहा गया कि आपका सांसदी जो सदस्य है उसको अमान्य माना जाता है। इस पे बड़ी लंबी, अब इस स्थिति में क्या हुआ कि उस समय जेपी आंदोलन चल रहा था, भारत पूरे आंदोलन में थे। तो उस पीरियड में क्या किया गया कि इनके अगेंस्ट में अब सारे दलों ने ये मांग शुरू कर दी कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन है, आप सांसद नहीं है। देन सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, अपील का निर्णय आने तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी, परंतु मंत्रिमंडल के बैठकों में भाग नहीं लेंगी।
ये सब चीज़ तत्कालिक कारण बनते गए। देन 25 जून 1975 को जेपी ने दिल्ली में ही ना रामलीला मैदान में बहुत बड़े सत्याग्रह की आंदोलन करके इंदिरा गांधी से इस्तीफा की मांग कर दी। देन उसके अलावे उन्होंने अपील कर दिया कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस हैं या जो भी सरकार के साथ भागीदार हैं, वो भी सपोर्ट करिए कि इस्तीफा दे। सेना पुलिस सारा से आग्रह किया। इसके बाद 25 जून 1975 को अनुच्छेद 352, आप लोग पढ़े होंगे, अनुच्छेद 352 बोलता है कि अगर देश में किसी प्रकार की आंतरिक या बाहरी गड़बड़ी की आशंका सरकार को लगे तो सरकार पूरे देश में आपातकाल लागू कर सकती है, बशर्ते राष्ट्रपति के अनुमोदन पर। क्या बोलता है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान क्या है कि बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। और सरकार का उस समय का निर्णय था कि ये जो सत्याग्रह शुरू हुआ रामलीला मैदान में और हमारे देश में पूरे सरकार के अगेंस्ट में एक माहौल खड़ा किया जा रहा है, तो बहुत बड़ी संकट आ पड़ी है। और इस चक्कर में उन्होंने रात 12 बजे फाइल भेजी थी। जो उस समय के ये थे राष्ट्रपति, कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने उसे पास भी कर दिया था। तो उसका परिणाम क्या क्या हुआ? अब जो मेन चीज़ आती है कि आपातकाल के परिणाम क्या क्या हुए थे। आपातकाल के जो परिणाम में आते हैं कि जैसे ही फखरुद्दीन अली अहमद ने रात 12 बजे साइन किया, साथ ही साथ सारे को आदेश दे दिया गया कि जितने भी प्रेस हैं उनकी बिजली काट दी जाए। पहला काम कि कल से कोई न्यूज़ मीडिया में नहीं आएगा। आपातकाल में जितने विपक्षी नेता थे उनको जेल डाल दिया जाए। प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दिया जाए। सेंसरशिप समझते हैं? सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि कमेटी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी हो, जनरली उस समय सरकार थी, अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें आर्टिकल छापनी है तो आपको सरकार से पहले क्या छपना है क्या नहीं छपना है वो परमिशन लेना पड़ेगा। इस आधार पर क्या हुआ कि सरकार के विरुद्ध कुछ आप अखबार में छाप नहीं सकते और आम जनों तक पहुंच नहीं पाएगा। धरना प्रदर्शन हड़ताल पर रोक लगा दिया। नागरिक का मौलिक अधिकार, मौलिक 6 फंडामेंटल राइट है, उसमें बहुत सारी चीज़ आते हैं, उस पर अभी हम जाएंगे नहीं, उसको बंद कर दिया। अच्छा, ये निवारक नज़रबंदी है ना? जी सर, ओके। निवारक नज़रबंदी कानून से गिरफ्तार किया था। इसके बारे में डिटेल किस दिन पढ़ेंगे, हमने खोज रहा था बहुत ज़्यादा इस कानून के बारे में डिटेल। ये है कि अपराध करने से पूर्व ही किसी को गिरफ्तार कर लेना इस आशंका पर कि अमुक व्यक्ति अपराध कर सकता है, योजना बना सकता है। निवारक जी, पहले उसको रोक देना, अपराध करने के बाद नहीं, अपराध करने की आशंका मात्र पर किसी को गिरफ्तार कर लिया तो निवारक नज़रबंदी। जी, सर ने जैसा कि डिटेल किया आपको, जनरली ये अभी भी होता है बट इलेक्शन के टाइम में, जैसे आपके अभी इलेक्शन के टाइम में है ना, अगर आपको पता चलेगा सरकार को या पुलिस को कि ये आदमी इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी फैला सकते हैं तो आपको उठा के जेल में अप टू इलेक्शन तक डाल सकता है। तो ये कानून उस समय इंदिरा गांधी ने लाके निवारक नज़रबंदी कानून के द्वारा जितना भी राजनीतिक कार्यकर्ता था जो लगता था ये कांग्रेस के विरुद्ध है, उनको ले लिया। और इसमें जो एक सबसे बड़ी चीज़ आई, कुछ पत्रकार थे या कुछ प्रेस थे, उन्होंने इसमें अपना दिमाग लगाना शुरू किया कि जैसे हमने यहाँ पे कुछ आर्टिकल छापना है, सरकार के पास भेजा कि आप परमिशन दीजिए, उन्होंने नहीं दिया तो यहाँ पे वो ब्लैंक छोड़ देते थे, जो आम आदमी समझे कि सरकार के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हमने छापनी थी जिन्हें सरकार ने परमिशन नहीं दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाता था सरकार के लिए। तो इसके लिए जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस है, स्टेट्समैन ने, उसने अखबार में समाचार के जगह पे खाली स्थान रखना शुरू कर दिया था। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ें, हमने उतना पॉइंट लिया नहीं। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने प्रकाशन बंद कर दिया। बहुत सारे, होता क्या है कि अभी भी न्यूज़ में सुनते होंगे कि जब देश से कुछ ऐसी न्यूज़ आएंगी तो बहुत सारे जिनको कि नेशनल आदमी बोला जाता है, जिनको अवार्ड मिलता है साहित्य के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, वो अपने अवार्ड लौटाने लगते हैं कि विरोध करने का तरीका। उस समय भी बहुत ऐसे लेखक जैसे फणीश्वर नाथ रेणु वगैरह ने, शिवराम कारंत, इन्होंने सरकार को जो अवार्ड सरकार ने उनको दिया था उनके काम को लेकर लौटाना शुरू कर दिया। यानी सरकार के विरुद्ध एक बहुत बड़ा जन आक्रोश उत्पन्न हो गया।